हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 11वां पार्ट है। इसके पहले 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके बीएचयू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसको आप लोग देख लीजिए। हम लोगों की एंड्रॉयड ऐप है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी एंड बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, जिसमें आपको बीएचयू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के सारे पीवीएस पेपर मिलेंगे, सिलेबस मिल जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ में नोट्स भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आप लोग जाके फ्री में भी बहुत चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है तो आप लोग हम लोगों का प्रीमियम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीमियम टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम लोगों ने आपको सारे वीडियोस फ्री में प्रोवाइड किए हैं। आप लोग हम लोग के चैनल के ऊपर आके देख सकते हैं कि हम लोग के चैनल के ऊपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हो, इन्वायरमेंट हो, मनी बैंकिंग, सब के सब सारे वीडियो A to Z आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट दोस्तों, इतनी तैयारी करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी तो करना होगा कि कितनी आपकी तैयारी हुई है। तो उसके लिए दोस्तों प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। मतलब आप लोग अपने घर बैठे अपने फ़ोन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे हम लोग की ऐप में। ठीक है दोस्तों, इस प्रीमियम टेस्ट के साथ हम लोग ने आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर भी दिए हैं, जैसे कि अगर आप लोग इस प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेज करेंगे 499 में, दोस्तों आपको मिलेगा क्या? आपको 10 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑनलाइन। मतलब एक तरह से आप लोग बेचू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस में 10 से ज़्यादा बार बैठेंगे, एकदम एग्जाम की तरह फीलिंग। 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस पीडीएफ में, मतलब आपको पीडीएफ में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए विद आंसर। आपको वीडियो लेक्चर तो सब मिल जाए फी के अंदर। दोस्तों, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिसके आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके अंदर एक से एक अच्छे टीचर आपको वहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों, आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ नोट्स आपको ऐप में ही मिलेंगे। अगर आपको जो भी अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो भी वो आपको ऐप में मिलेगा, अगर आप लोग प्रीमियम स्टूडेंट्स होंगे तो। ठीक है, एंड दोस्तों सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, आते अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आज अपना 11वां वीडियो है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं टॉपिक को, बट एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है एंड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। ठीक है, एक बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछता है ये भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो बिजनेस सर्विसेज रिफर टू दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस टू कंडक्ट देयर एक्टिविटी। मतलब बिजनेस जो होता है अपने काम को करने के लिए जिन सर्विसेज का यूज करता है उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बिजनेस को जितने सर्विसेज की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जांपल क्या है? बिजनेस को अपने आप को चलाने के लिए उसको बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भैया पैसा यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है उसको। ठीक है ना, तो बैंकिंग जरूरत होती है। इंश्योरेंस की जरूरत होती है, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है तो रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है। फिर कम्युनिकेशन, दोस्तों बिना कम्युनिकेशन के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्टेशन, भैया सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरत है। एंड वेयर हाउसिंग, सामान तुरंत बिकेगा तो है नहीं, तो ये भी एक तरह की सर्विस है। तो एग्जाम में पूछा था कि भैया इनमें से कौन सा बिजनेस का सर्विस है, कौन सा नहीं है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। बहुत ईजी चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स भैया आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और दोस्तों इन सब के बारे में हमको डिटेल में भी पढ़ना है, तो डिटेल में हम लोग अपने बैंकिंग में पढ़ेंगे। ये सब बैंकिंग के इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स हैं। पहला RTGS, दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे S नहीं है दोस्तों। ठीक है, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दोस्तों ये बैंकिंग का ही है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ना है, बट कहाँ पढ़ेंगे? अपने बैंकिंग में। EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ATM, दोस्तों बहुत लोग कहते हैं ऑल टाइम मनी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, POS, पॉइंट ऑफ सेल। EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आज के टाइम पे ये पेमेंट बहुत चल रहा है, आधार की मदद से पेमेंट करने का। UPI, जितना भी हम लोग पेमेंट करते हैं UPI की मदद से ही करते हैं आज के टाइम पे, बहुत सारे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब UPI बेस्ड ऐप है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप, दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। भारत इंटरफेस फॉर मनी,
इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दोस्तों पोस्टल सर्विस की भी कुछ स्कीम्स होती हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस जो आप जानते होंगे, उनके कुछ स्कीम्स हैं, उनके फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। पहला IDA रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। NFC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। KVP किसान विकास पत्र। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF याद रखिएगा। MIS मंथली इनकम स्कीम, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं, देखिए कितना ईजी है सब, ठीक है। अब दोस्तों ये अलग से एक फुल फॉर्म था, मैंने बता दिया आपको, VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। दोस्तों ये सब आपसे पूछ सकता है, तो नहीं पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, इसको देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको खुद ही नहीं बताऊंगा, ठीक है। अपना ये चैप्टर ही खत्म हो गया दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है दोस्तों, आज के टाइम पे बिजनेस अपना बहुत बदल रहा है, बहुत इमर्जेंस हो रहा है, बहुत कुछ नई नया आया है। तो वो क्या क्या है, पहला कि ई बिजनेस, जो कि हम लोग बहुत करते हैं आज के टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं एक कंप्यूटर की मदद से। फिर आउटसोर्सिंग भी एक नए टाइप का बिजनेस का फॉर्म है। दोस्तों ये दो चैप्टर है, इसको हम लोग एंडिंग में देखेंगे, अभी इस वीडियो के अंदर इन दोनों के बारे में डिस्कशन होगा। इन दोनों टॉपिक को लास्ट में वीडियोस आएंगी उसके अंदर बताया जाएगा, क्योंकि ये लोग अलग से चैप्टर हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ई बिजनेस क्या होता है दोस्तों। ई बिजनेस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, रिफर टू कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सेल एंड परचेज हो रहा है ओवर इंटरनेट की मदद से, या फिर एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क। अगर कंप्यूटर की नेटवर्क की मदद से सामान को खरीदा बेचा जा रहा है तो उसको ई बिजनेस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। अब दोस्तों ई बिजनेस के अंदर आता क्या क्या है, इसको दोस्तों याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, आपको अभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन फर्म्स, मतलब जब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको B2B कहते हैं। जैसे भैया कि अमूल कंपनी ने मदर डेयरी से क्या किया, ट्रांजैक्शन किया, तो इसको B2B कहेंगे। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई सामान खरीदता या बेचता है तो उसको B2B ट्रांजैक्शन कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। B2C उसके बाद बिजनेस टू कस्टमर, ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर, बिजनेस एंड कस्टमर, जब बिजनेस और कस्टमर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको B2C कहा जाता है। दोस्तों ये तो कॉमन है, आप सामान खरीदते हैं तो उसको B2C ही कहते हैं दुकान से, ठीक है। अब C2C, जब दोस्तों ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर के बीच में, जब कस्टमर और कस्टमर के बीच में होता है उसको कहते हैं आपका दो या से अधिक कस्टमर, यहाँ पे 2 और मोर कस्टमर्स के बीच में, तो उसको C2C कहते हैं। जैसे क्यूकर एंड OLX, आपने कभी ना कभी क्यूकर एंड OLX के बारे में सुना जरूर होगा, बहुत फेमस दोनों ये सब है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता एक बार देख लीजिएगा। क्यूकर में क्या होता है कि कस्टमर से मिलता है एंड सामान को बेचता और खरीदता है, ठीक है, सेकंड हैंड सामान को। OLX भी सेम प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों अपना आखिरी है इंडिया बी कॉमर्स। अब इंडिया बी कॉमर्स क्या होता है, ई बिजनेस इज वाइडर देन ई कॉमर्स, ई बिजनेस जो है बड़ा है ई कॉमर्स से, ठीक है। ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स, ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स तो आता ही आता है, साथ ये सब आते हैं, बट ऑल्सो इंक्लूड इंडिया बी कॉमर्स, इंडिया बी कॉमर्स भी आता है, ठीक है। ये होता क्या है, ये इंडिया बी कॉमर्स रिफर टू इंटरैक्शन एंड डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पर्संस विद इन द फर्म। जब आप लोग एक ही बिजनेस के बहुत सारे डिपार्टमेंट से क्या बोलते हैं, डील करते हैं, तो उसको इंडिया बी कॉमर्स कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, इंडिया बी कॉमर्स रिफर टू इंटरैक्शन, जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड डील कर रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से, एंड पर्संस विद इन द फर्म, अपने बिजनेस के अंदर ही, तो उसको इंडिया बी कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये अपना खत्म हो गया, आपको सबके नाम याद रखने हैं, B2B, B2C, C2C एंड इंडिया बी कॉमर्स, ये सब आपके स्कोप ऑफ बिजनेस के अंदर आते हैं। ई बिजनेस तो हो गया अपना। अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आपको आउटसोर्सिंग का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब भी एक बिजनेस अपने कुछ काम को बाहर के लोगों से करवाता है, जो कि वो काम पहले खुद कर रहा था, ठीक है। दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कंपनी जो होती है, अब कंपनी को जैसे एयरटेल कंपनी एग्जांपल के तौर पे, अब एयरटेल कंपनी को अपना सर्विस सेंटर होना चाहिए उसका, क्योंकि जब आप लोग कंप्लेन करते हैं, कोई आपको नेटवर्क में दिक्कत होती है तो उसके सर्विस सेंटर फ़ोन करते हैं। तो पहले एयरटेल ने अपना सर्विस सेंटर खुद ही खोला, फिर उसने क्या किया, अपने इस सर्विस को किसी और को दे दिया, कहा कि आप लोग इसको काम को कीजिए, मतलब उनका ये काम कोई और कर रहा है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी, मतलब अपने एक्टिविटी को हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया किसी को, टू थर्ड पार्टी विच वर परफॉर्म बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले हमें खुद ही कर रहे थे, ठीक है।
तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा मतलब है, जो काम पहले बिजनेस हाउसेस खुद ही करते हैं बाद में वो किसी और को देते हैं कि आप लोग कीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। दोस्तों आउटसोर्सिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है बीपीओ, एक होती है केपीओ। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फुल फॉर्म याद रखना आपको, जैसे कि कस्टमर सर्विस। दोस्तों बीपीओ के अंदर ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, मतलब आपको क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है। आप लोग मतलब कि ये काम छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे एक कंपनी ने अपना सर्विस सेंटर किसी और को दे दिया कि आप मेरा सर्विस सेंटर चलाइए, तो बीपीओ के अंदर आ गया। और दोस्तों केपीओ जो होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका मतलब इस काम को करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए या फिर टैलेंट चाहिए। मतलब कि केपीओ जो आज के टाइम पे, देखिए बीपीओ तो कोई भी आउटसोर्स कर देता है, बीपीओ मतलब कि कंपनी के छोटे मोटे काम है उसको आउटसोर्स कर दिया गया, बाहर से करवा लेंगे। बट केपीओ के अंदर क्या होता है कि ये छोटे मोटे काम नहीं होते हैं, इसको करने के लिए बहुत टैलेंट दिमाग खर्च करना पड़ता है एंड नॉलेज होनी आपके पास चाहिए। जैसे कंपनी के अंदर हमको अकाउंटिंग करवानी है तो हमको अकाउंटेंट चाहिए जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो केपीओ के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है। केपीओ बीपीओ फुल फॉर्म याद रखिएगा। अपना खत्म हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आज हम लोगों ने 3 चैप्टर को एक साथ खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ था नहीं बट कहने के लिए बहुत कुछ था। केपीओ बीपीओ B2B C2C इंपॉर्टेंट है सब। अब आते हैं दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। अब दोस्तों ये क्या होता है, बिजनेस, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन, मतलब बिजनेस अपने डिसीजंस को ऐसे ये एंड अपने काम को ऐसे करे विच आर डिजायरेबल, जो कि सही हो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के हिसाब से जो सही हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस हर वो काम हर वो डिसीजन ऐसे ही है जिससे हमारे समाज को फायदा पहुंचे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे CSR, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है बट यहाँ पे अभी फुल फॉर्म याद रखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब एक कंपनी को गुड्स को सोसाइटी के हिसाब से बनाना चाहिए, सोसाइटी को जो नीड हो वही बनाना चाहिए, अपने मतलब से बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी, मतलब कि भैया इंडिया ने जो कानून बनाया है इंडस्ट्रीज को लेके, बिजनेस को लेके, उसके अंदर जाके काम करे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे लीगल कानूनी दिक्कत आ जाए बिजनेस को, ठीक है। उसके बाद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, भैया एक नैतिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जैसे आपको पता है कि आपका बिजनेस है और ये सामान अगर कोई खाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा कुछ ना करें। मॉरल मतलब अंतर से जो आपके क्या बोलते हैं बातें होती है कि भैया नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं एथिकल, जो सही नहीं है। जैसे कि आपने कोई सामान बनाया एंड वो मान लीजिए कि कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन है एंड कोई वेजिटेरियन है, ठीक है। अब जो वेजिटेरियन है दोस्तों उसमें क्या होगा कि उसको नॉन वेजिटेरियन सामान नहीं चाहिए और आपको ऐसा सामान बनाए हैं जिसके ऊपर नॉन वेजिटेरियन का कुछ मिला हुआ है, ठीक है, एंड आपने उसको ये बोल के बेच दिया कि नहीं भैया ये तो वेजिटेरियन है, तो भैया आपने उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामान के ऊपर डॉट बने होने चाहिए कि हाँ भैया ये क्या बोलते हैं आपका ग्रीन डॉट जो होता है जो वेजिटेरियन को दिखाता है, एंड दोस्तों जो रेड डॉट होता है वो किसको दिखाता है, आपका नॉन वेजिटेरियन को शो करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, ठीक है। फिर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों ये वॉलंटरी होती है, मतलब कंपनी चाहे तो करे चाहे तो ना करे, मतलब जैसे कि चैरिटी कर देना, ठीक है। खत्म हो गया अपना। अब दोस्तों किनके प्रति हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड क्या क्या होती है। पहला होती है शेयर होल्डर्स, भैया शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कंपनी के ओनर हैं, इनको भैया इनके कैपिटल के बदले में उनको प्रॉफिट दिया जाए इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड बांटा जाए, ठीक। वर्कर्स, भैया वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं तो इनको अच्छी खासी वेजेस, कॉम्पिटिटिव वेजेस चाहिए दी जाए, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्वालिटी वाला सामान दिया जाए रीजनेबल प्राइस पे, ठीक। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस दिया जाए दोस्तों, ठीक है, टैक्सेस की चोरी ना करें। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब अपने समाज के अंदर हम लोग CSR को निभाएं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, मतलब हर काम को सही तरीके से करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब अपना आज का आखिरी टॉपिक कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। दोस्तों बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है
कि वर्ड जो एथिक्स आपका कम सबसे पहले आया है एथोस, ठीक है, गीक से आया है एथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, नॉर्म्स, मोरल ऑफ द कम्युनिटी। दोस्तों एकदम सिंपल भाषा में बात करें कि बिजनेस के एथिक्स, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको क्या सही है क्या गलत है इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बिजनेस के भी कुछ उसूल होते हैं, हर एक इंसान का खुद का उसूल होता है कि नहीं हमको ऐसे काम करना है, ये काम गलत है ये काम सही है। तो बिजनेस के अंदर भी एथिक्स होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एथिक्स शुड बी ब्रॉड गाइडलाइन, ये ब्रॉड बहुत बड़ी गाइडलाइंस हैं। और व्हाट शुड बी डन, क्या करें, व्हाट इज राइट क्या सही है, एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड क्या नहीं करें, व्हाट इज रॉन्ग। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे देख लीजिए, सेलिंग जेन्युइन गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, भैया ये एक बिजनेस एथिक्स का एग्जाम्पल है। जेन्युइन ओरिजिनल सामान बेचे एंड रीजनेबल प्राइस पे। पेइंग टैक्सेस विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ टैक्स भरें। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर, वर्कर को फेयर ट्रीटमेंट दें, ऐसा नहीं कि एक गर्ल वर्कर है एक मेल वर्कर है तो किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को कम प्रायोरिटी। यूजिंग फेयर वेट एंड मेजरमेंट, भैया वेट और मेजरमेंट सामान का सही से करें, ऐसा नहीं कि 50 ग्राम बोए और क्या बोलते उसके अंदर 40 ग्राम सामान हो, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज अपना 3 चैप्टर था जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खत्म हो गया, जो बहुत लोग आपको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या होती हैं चीज़ें। दोस्तों एक भी टॉपिक आपका हम लोग छोड़वाएंगे नहीं, सब टॉपिक को कवर करवाएंगे, क्योंकि हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप लोग बेचू बीकॉम एंट्रेंस हो चाहे एमकॉम एंट्रेंस हो उसको क्वालिफाई करें, ठीक है। तो दोस्तों आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करनी है, एकदम परफेक्ट बनना है कि आपको बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही करना है, तो दोस्तों आप लोग हम लोग का प्रीमियम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे बेनिफिट उसके अंदर मिलेंगे। सबसे अच्छा बेनिफिट तो दोस्तों ये है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसमें बस आप ही ऐड होंगे जिन्होंने प्रीमियम को परचेस किया है, जिसके अंदर आप लोग अपने कोई भी डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी क्वेश्चन उसके अंदर आप डालेंगे आपको मिल जाएगा उसका आंसर। एंड दोस्तों हर दिन उसके अंदर प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चंस की क्विज होते हैं कि भैया आज किसी अकाउंटिंग का हो गया, कल बिजनेस का हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, हर टॉपिक के क्विज भी होते रहेंगे जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड आपका रिवीजन भी अच्छा खासा होता चलेगा। एंड उसके साथ आपको ऐप में आप टेस्ट तो दे ही पाएंगे। 2000 MCQ तो अलग से ही आपको फ्री में ही मिल जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो दोस्तों इसके PDF भी आपको अगर आप चाहिए तो प्रीमियम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के या फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।